हेलो साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं क्या एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ लिया था क्या संयोजन अभिक्रिया। इसी का नाम था क्या, एक और नाम दिए थे हम क्या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है। और दूसरा क्या हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, और इसी का एक और नाम था क्या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया को हमने पिछले लेक्चर में कहीं ना कहीं कंप्लीट कर दिया था। ठीक है। लेकिन आज पढ़ने वाले हैं क्या विस्थापन, और इसी को एक और नाम देते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। आखिर ये होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि अब कहीं ना कहीं विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया स्टार्ट करने से पहले हमें एक टॉपिक के बारे में पढ़ना होता है। वो होता है क्या क्रियाशीलता श्रेणी। क्या क्रियाशीलता श्रेणी, क्या धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है। अब यह होती क्या है धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, आखिर इसे पढ़ना क्यों पड़ता है। हम यदि इसे नहीं पढ़ेंगे तो क्या यह समझ में आ जाएगा, नहीं। तो अब बताया जाए क्या कि जब धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी को नहीं पढ़ा जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं विस्थापन अभिक्रिया तो समझ में आएगा नहीं। और इसके बाद एक और अभिक्रिया था, ऐसे तो दो है अभी, लेकिन एक और अभिक्रिया क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहीं ना कहीं यह भी नहीं समझ में आएगा जब धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी को नहीं समझा जाएगा। ठीक है। तो पहले हम लोगों को धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में समझा जाएगा, इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, बहुत आसान है। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, और लास्ट बच जाती है क्या रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। तो वह इससे तो संबंधित नहीं है, लेकिन हाँ विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया कहीं ना कहीं धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर संबंधित है। ठीक है। इसी कारण धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब इसे धातु की क्रियाशीलता श्रेणी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या विस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं धातु की क्रियाशीलता श्रेणी होती क्या है। देखते हैं जब धातुओं को उनके घटते हुए क्रियाशीलता के आधार पर सजाया जाता है तो उसी को वही धातुओं की क्रियाशील श्रेणी कहते हैं। अब कहीं ना कहीं यह जो परिभाषा लिखवाया गया है यह समझ में आए या न आए, इससे पहले हम उदाहरण लेंगे, इसके बाद इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। जैसे हमने लिखा क्या, एक मैंने लिखा हाँ Zn अर्थात जिंक को मैंने लिया, और एक लिया क्या CuSO4, यह क्या होता है कॉपर सल्फेट होता है। अभी लिख नहीं रहे, जब रिएक्शन करवाएंगे ना तब इसे लिखकर बताएंगे अच्छी तरह से। ठीक है। अभी उदाहरण के लिए ले रहे हैं। ठीक है। जैसे हमने इन दोनों को अभिक्रिया करवाया। ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं बात आती है क्या जिंक जो होता है ना, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। अर्थात क्या जिंक की क्रियाशीलता जो होती है ना कॉपर से अधिक होती है। इसी कारण यह होता है ना जिंक कॉपर को हटाकर कॉपर का स्थान ले लेता है और क्या बना देता है ZnSO
फोर प्लस में कॉपर अलग हट जाती है। ठीक है, तो बात समझ में आई कि जब धातुओं को उनके घटते हुए क्रियाशीलता के आधार पर सजाया जाता है, क्रियाशीलता के आधार पर सजाया जाता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। कहीं न कहीं किसी धातु की क्रियाशीलता बहुत अधिक होगी तो किसी धातु की क्रियाशीलता बहुत कम होगी। ठीक है, अब जानेंगे ऐसे कौन कौन से धातु है। ठीक है, इसे सिंपल भाषा में क्या ट्रिक से जानेंगे। अब ये जो ट्रिक दे रहे हैं हम हैं, यदि हाँ ये ट्रिक अच्छा लगे तो याद कीजिएगा, नहीं तो अपना ट्रिक भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अपना ट्रिक से लगाकर याद कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे देखते हैं ट्रिक क्या है। काशीनाथ का मादी आलू जरा फीके पकाता फीके पकाता है, कौन है यहाँ आओ। अब यह तो ट्रिक था। ठीक है, अब इसके आधार पे लिखेंगे, यदि अपना से आप सजा सकते हैं, अपना से आप ट्रिक बना सकते हैं तो अच्छी बात है। अब देखते हैं क्या काशी से क्या हो जाएगा, पोटेशियम। राइट, अब इसका नाम भी लिख देंगे ना, नाथ, नाथ से क्या हो जाएगा, सोडियम। का से क्या हो जाएगा, कैल्शियम। माली, माली से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। आलू से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्या। चलिए इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, जरा से क्या हो जाएगा, जिंक। फीके से हो जाएगा क्या, Fe अर्थात आयरन। ये सब तो पता होना चाहिए क्या। और पकाता का मतलब, पकाता से हो जाएगा Pb अर्थात इसे वो कहते हैं लेड, शीशा नाम होता है। ठीक है से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। कौन है, फिर आया कौन, कौन से क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, और इसके बाद फिर आया है से क्या हो जाएगा, Hg अर्थात इसी को कहते हैं पारा। ठीक है, यहाँ यहाँ से क्या हो जाएगा, Ag अर्थात सिल्वर कहते हैं। ठीक है, आओ से क्या हो जाएगा, अर्थात इसे कहते हैं सोना अर्थात गोल्ड। अब सिंपल से देखते हैं क्या, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग तो जान गए ना कि धातु की क्रियाशीलता से नहीं होती है क्या, पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, धातुओं में सबसे अधिक पोटेशियम की होती है और सबसे कम किसकी होती है, तो गोल्ड की होती है, याद रखिएगा। कभी न कभी सवाल पूछा जाता है क्या कि धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशीलता किस धातु की होती है, तो पोटेशियम के। इसी कारण कभी कभी आप लोगों को एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता होगा ना, तो क्या जब सोडियम को जल में जलाया जाता है, जल में रखा जाता है तो कहीं ना कहीं आग पकड़ लेती है। इसी कारण पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सब तत्वों को मतलब इन सब धातुओं को लोग किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है क्या, इन तत्वों को किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि इन तत्वों को ना वायु न मिले और ये सब जल न पाए। ठीक है, अब हम लोग जान गए क्या, पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, सबसे कम होती है गोल्ड की। अब इसे इसका मतलब तो जानते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। Hg अर्थात पारा, Ag मतलब
क्या होता है सिल्वर और Au मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। अब इतना है क्रियाशीलता श्रेणी। अब इसे अभी आप लोग याद रखिएगा ना, इसे जब यह समझ में आ जाएगा तो विस्थापन अभिक्रिया और एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंगल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको धातु की राशि में क्या। चलिए एक बार कहीं ना कहीं फिर से हम लिख देते हैं ना, धातु की क्रियाशील श्रेणी डायरेक्ट। काशीनाथ का आलू क्या ठीक है पकाना है, कौन है यहाँ आओ। जल्दी जल्दी लिखते हैं क्या। काशी से क्या हो जाएगा पोटेशियम, नाथ से क्या हो जाएगा सोडियम, का से क्या हो जाएगा कैल्शियम, माली से क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, आलू से क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, जरा से क्या हो जाएगा जिंक, राइट। अब इधर देखते हैं ना, एक और लिखते हैं, फीके से क्या हो जाएगा Fe अर्थात आयरन, ठीक है। अब इधर चलते हैं पकाता, पकाता से क्या हो जाएगा अर्थात इसी को कहते हैं लेड या शीशा, लिखेंगे अभी क्या है से क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, कौन से क्या हो जाएगा कैल्शियम कॉपर, सॉरी माफ कॉपर, ठीक है। कौन है अब फिर आया है, तो अब इसका है मतलब हो जाता है Hg अर्थात इसी को कहते हैं पारा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा Ag मतलब यहाँ मतलब इसी को कहते हैं सिल्वर, ठीक है। अब और से क्या हो जाएगा और से हो जाएगा Au अर्थात गोल्ड। हमने क्या बताया था कि पोटेशियम की क्रियाशीलता ना सबसे अधिक होती है अभिक्रिया में, अर्थात पोटेशियम की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊंचे स्थान पे रखा गया है क्योंकि पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। और ये जो होता है ना गोल्ड, इसे कहते हैं क्या गोल्ड सोना ना, तो सोना की क्रियाशीलता ना बहुत कम होती है, लगभग न होती है, सोना किसी से रिएक्शन करता ही नहीं है। लेकिन पोटेशियम को देखिए, पोटेशियम की क्रियाशीलता इतना अधिक होती है ना कि यह बहुत अधिक क्रियाशील होता है। इसी कारण पोटेशियम सोडियम ना बहुत क्रियाशील होने के कारण इन दोनों तत्वों को ना केरोसिन के तेलों में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। अब इसका नाम सिंपल सा हम लोग लिख देते हैं ना, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन, इसी को कहते हैं लेड या इसे शीशा भी बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब तो जानते ही होंगे ना हाइड्रोजन, इसका तो जानते होंगे कॉपर, इसका बोलते हैं पार, इसे बोलते हैं सिल्वर, इसे लास्ट नाम होता है गोल्ड। गोल्ड की क्रियाशीलता होती ही नहीं है, अर्थात यह पोटेशियम जो होता है ना सबसे अधिक क्रियाशील होती है और गोल्ड जो होती है ना इसकी क्रियाशीलता होती नहीं है, अर्थात यह रिएक्शन करता ही नहीं है, पोटेशियम सबसे अधिक रिएक्शन करता है। तो अब हम लोग जानेंगे इसके आधार पर
विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दोनों विस्थापन अभिक्रिया है ना, एक एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान से। चलिए अब वो देखते हैं क्या विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है या एकल विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है,